जी, हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर वीलॉग एंड आई एम अहमद क़यास। आज हम बात करेंगे कि क्या डॉलर अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। इसको और भी कई नाम दिए जा सकते हैं कि क्या डॉलर ख़त्म होने के करीब है। डॉलर है इस वक्त क्या, इसको इकोनॉमिस्ट या जो इससे डील करते हैं वो इसको रिज़र्व करेंसी का नाम देते हैं। ये इंटरनेशनल रिज़र्व करेंसी है। तो हर मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो इस मद में देखे जाते हैं कि कितने बिलियन डॉलर उनके पास पड़े हुए हैं। तो उसका स्टेटस हो गया जी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। ठीक है, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताता जाऊं कि अगर आपको डॉलर के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और अगर आप थोड़ा जान रहे हैं और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिएगा और फिर अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा और बीच में लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद है टुवर्ड्स द एंड ये जो हमने बात की है, जो मैंने अर्ज़ किया है कि डॉलर अपने मंतकी अंजाम यानी अपने खात्मे की तरफ तेज़ी से जा रहा है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि क्या डॉलर हमेशा से इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी था? नहीं, ये 1920s में जी इसको ये स्टेटस मिला। तो इससे पहले रिजर्व करेंसी क्या थी? पाउंड स्टर्लिंग थी। हुकूमत बरतानिया का राज था, जैसे आजकल अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। तो ये तकरीबन कोई 110 साल तक पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पे रहा। फिर जब जवाल आना शुरू हुआ हुकूमत बरतानिया का, तो समवेयर इन लेट 1920s मिड 1920s में उनके लिए इसको रिजर्व करेंसी रखना मुश्किल हो गया। उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये थी कि ये तय पाया था कि कोई भी मुल्क सिर्फ उतनी ही करेंसी नोट अपने छाप सकता है, प्रिंट कर सकता है, जितना उसके पास सोना होगा। सोने की जो कीमत थी वो पैक कर दी गई थी, एक मखसूस कीमत रख दी गई। कुछ वक्त तक वो $35 चलती रही अनाउंस, फिर उसके बाद बढ़ती कम होती। मकसद कहने का ये है कि ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसे मुल्क अपनी करेंसी को छाप के प्रिंट करके तो ना चलते फिरें, इसको गोल्ड के साथ कि इतना गोल्ड, जितना आपके पास गोल्ड है, ये गोल्ड की इंटरनेशनल वैल्यू चल रही है, उतने आपके सर्कुलेशन में नोट होने चाहिए। हुकूमत बरतानिया के पास सकत ख़त्म हो गई और अपने पास सोना रखने की, खरीदने की, तो ये उन्होंने मुनासिब समझा कि अभी इससे हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो मैदान में अमेरिका आ गया जी। तो इस तरह से 1920s में पाउंड स्टर्लिंग से दुनिया डॉलर में रिजर्व करेंसी में चली गई। तो एक तो बात यह है कि हर चीज़ की एक तबई उम्र होती है, ये कुदरत का निज़ाम है। कौन सी सुपर पावर है जो आज तक 100, 150, 200, 300, 400, 500 साल तक कह लीजिए, 600 साल तक कह लीजिए, उससे ज़्यादा रही हो? ये आखिरी सल्तनत उस्मानिया थी, कहाँ गई? हुकूमत बरतानिया, क्वीन का राज कहाँ गया? 2 सुपर पावर्स हुआ करती थी, ये भी एक रह गई, फिर दूसरी मुकाबले में, फिर तीसरी भी आगे आ रही है। भर सूरत हमारी ज़्यादातर जो बातचीत है वो डॉलर के बारे में है। तो ये एक तबई उम्र होती है। पाउंड स्टर्लिंग ने तकरीबन 100 और कुछ साल गुजारे और डॉलर की जो अपनी तबई उम्र है वो तकरीबन उसके करीब पहुंच चुका है। 100 से ऊपर, 100 के करीब साल हो गए हैं इसको चलते हुए इस मद में। तो क्या यह जरूरी है कि 100 साल के बाद इसको खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, ये एक कॉज है। देखिए, जब वो कॉज इफेक्ट देखते हैं ना, तो एक पूरी चेन बनाई जाती है कि क्या क्या कॉजेज हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। इतनी बड़ी चीज के फेलियर या उसके खत्म होने के लिए एक कॉज नहीं होती, कॉजेज कई होती हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, लेकिन वो जाहिर होना और नजर आना जब शुरू हो जाएं तो उनके इफेक्ट्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो एक तो ये बात तबई ये उम्र की थी, चलिए वो डिबेटेबल है, आगे चलते हैं। ये 1971 में जी रिचर्ड निक्सन थे अमेरिका के सदर। वियतनाम में जंग जारी थी
हालात मुल्क की इकोनॉमी के खराब थे। इनका भी वही हाल हुआ 1971 में। इसको निक्सन जर्क कहते हैं, राइट? निक्सन शॉक, निक्सन जर्क। क्या उन्होंने किया था? ये 1971 निक्सन शॉक क्या था? ये था कि उस वक्त के सदर ने मशवरा करके ये फैसला किया कि अभी डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला था। हुकूमत बरतानिया ने यही किया हुआ होता तो उनका पाउंड स्टर्लिंग चल रहा रहता। चलिए, ये फैसला हो गया। इसके बहुत बड़े आप कहिए कि असरात हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी जो करेंसी हर मुल्क में रिजर्व के तौर पे पड़ी हुई है, उसको वो जितना भी प्रिंट करके आगे चलाना चाहें, उनके ऊपर जो एक सोने के बराबर वो कर सकते थे, वैल्यू के बराबर, वो पाबंदी हट गई। जरा देखिए किस तरह से दुनिया के साथ खेला जाता है। ताकतवर कैसे कैसे बहाने तलाश करता है। मुद्दों से जो चला आ रहा था कि या आपकी करेंसी जो है वो सोने की होगी, उसके वजन के बराबर उसकी वैल्यू होगी नोट की बजाय। ये काफी देर तक चलता रहा। या आप उतनी करेंसी छापेंगे जितना आप गोल्ड रखते जाएं और छापते जाएं। अमेरिका से यह पाबंदी खत्म हो गई तो क्या हुआ? उससे ऑनवर्ड अमेरिकन के जो लिविंग स्टाइल है वो काफी इंप्रूव हुआ। वजह पाबंदी तो है कोई नहीं, मुल्क को जितनी चीजें, हर चीज का जो काम है वो डॉलर में हो रहा है, उनकी करेंसी में सब कुछ चल रहा है, उनका इसके ऊपर कंट्रोल है और उनको नहीं जरूरत, बाकी भी ना बेशक करें, ठीक है, ना करते रहें, लेकिन इसका बेनिफिशियरी सबसे बड़ा डॉलर था इस 1971 के गोल्ड से डीलिंक करने का। तो एक तो वो काम गलत हुआ, जहां से आप ये कह सकते हैं कि डॉलर को जो झटका मिलना है, ये शॉक ऐसे ही नहीं कहा जाता, डॉलर को शॉक पहला मिल गया। इसके डाउनफॉल उस दिन स्टार्ट हो गया था जब नीयत में खराबी और इसको डीलिंक कर दिया गया। अभी चंद चीजें इसी से मुतल्लिका और जरा देखिएगा। मैं तो इसको जब भी पढ़ता हूं बहुत हैरान भी होता हूं और सोचता हूं कि यार ये क्या मतलब है, निज़ाम है। ये कानों को ये चीज भली नहीं लगती, लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दो किस्म के आप कह लीजिए कि डेट होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंटरनल अपने बैंकों से और ये लेके वो तो चलो ठीक है। एक्सटर्नल डेट सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, बाकी दुनिया के बिलियन ऑफ डॉलर में गिने जाते हैं, इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। 34 ट्रिलियन, 34,000 बिलियन डॉलर्स के ये मकरूज है। और ये इनकी जो आप कहिए कि ओवरऑल इनका बजट है उससे ये एक्सीड कर गया है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जब आपका लोन उससे एक्सीड कर जाता है तो आप उसको वापस करने के तो काबिल ही नहीं रहे। और ये इसका इन्होंने एक अपनी तरफ से कंट्रोल करने का तरीका रखा हुआ है कि जो डेट की लिमिट है वो ले हुई भी होती है और उसको अगर बढ़ाना हो तो कांग्रेस बैठती है। ये पिछले 4, 5, 6 साल से ये मुतवातर हर साल तकरीबन चल रहा है कि वो डेट अपनी पे पहुंच जाए, डेट की जो लिमिट है उस पर पहुंच जाते हैं और फिर डिस्कशन होती है। जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो काफी शोर शराबा करने के बाद, लेकिन चूंकि जैसे हमारा बजट वाला सिलसिला है कि अगर वो पास ना हो तो हुकूमत खत्म हो जाती है, इसी तरह उनके यहां है, वो तो डिफॉल्ट भी हो जाएंगे। तो ये तो कोई नहीं चाहेगा ना उनमें से कि हम डिफॉल्ट हों, तो झटके झुटके दे के कर करा के अपोजिशन भी साथ मिलकर थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं। मानेंगे आप? ये 34 बिलियन में से पिछले 10 साल में 15 बिलियन ट्रिलियन जो है, 34 ट्रिलियन में से ऑलमोस्ट हाफ आर इन द लास्ट 10 ईयर्स। डॉलर का जो स्टेटस है उसको 100 साल होने को आया है और पिछले 10 साल में इन्होंने आधे के करीब कर्जा लिया है। तो ये जैसे कहते हैं ना, घर को चलाना, देखिए जो मकरूज है और अगर वो अपना कर्जा उतार नहीं रहा, उसको बढ़ाता चला जा रहा है,
ये इस साल भी हुआ था। इस साल दिसंबर में बड़ी ले दे शुरू हुई थी, चूंकि इन्होंने जून तक उसको करना होता है, कोशिश होती है कि दिसंबर में ही हो जाए। बड़ी डिस्कशन, बड़ी बार्गेनिंग, ये कर लें वो कर लें, झगड़ा जो है, चूंकि ये कोई तकरीबन 22-22.5 बिलियन के करीब चल रहा था, तो इसको 24 ट्रिलियन, सॉरी, जब मैं बिलियन इनका कहता हूं तो मेरा मकसद इनका ट्रिलियन है जो एक्सटर्नल डेट की सूरत में है। अच्छा जी, इसी को देख लेते हैं। इनके बाद जो नंबर 2 है ना, जो दुनिया में सबसे बड़ा मकरूज है, वो है जी क्वीन का मुल्क। और यूनाइटेड किंगडम जो है वो तकरीबन $9 ट्रिलियन, कहां 34 और कहां 9, 400% लेस देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एक्सटर्नल डेट है वो अपने नंबर 2 से 400% ज्यादा है। हमारा कोई 132-133 मिलियन, उनका 34। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि ताकि इसका पता चले कि ये बाकियों से किस जगह पे हैं। तो ये चीजें देखिए, कर्जा बढ़ता जा रहा है, वापस आप कर नहीं रहे। 10 सालों से आप मुतवातर उसको कोई 15 या 16 दफा आपने अपनी लिमिट को बढ़ाया, अपनी तरफ से वो लिमिट रखी हुई है ताकि इसके ऊपर हम कंट्रोल रखें, ज्यादा कर्जा ना लें। तो उस लिमिट का क्या फायदा अगर उसको हर साल, हर दूसरे साल बढ़ाते चले जाना है। ऑलमोस्ट एवरेज एवरी ईयर ये बढ़ रहा है। इनके जो लिमिट है खुद ये जो तय करती है, अभी ये जो अभी 34 रखी हुई है, ये भी खत्म हो जाएगी। तो ये किसी चीज के डाउनफॉल के यही तो इंडिकेटर होते हैं कि आपका जो टोटल आउटले है बजट का, उससे ज्यादा के आप मकरूज हैं। और सबसे अगली खूबसूरती लिया हुआ किन किन से है पूरी दुनिया से। उनमें नंबर 1 पे, आज से 2 साल पहले नंबर 1 पे चाइना था, जो सबसे बड़ा इनको कर्जा देने वाला मुल्क था। उसके बाद अभी जापान आगे हो गया है, चूंकि चाइना ने कुछ कम कर दिया, कुछ अपने जो बॉन्ड वगैरह इनसे लिए हुए थे और बाकी जो चीजें हैं उनको इन कैश, सारा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने आप को पीछे किया। तो जापान ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे आ गया। पहले वो करीब था, वो नंबर 1 पे चला गया। कोई कर्जा उसने इतना ज्यादा नहीं दिया। अभी ये एक और चीज पे गौर करें, हमें रुलाते हैं 1 बिलियन 2 बिलियन, हमने आपको कर्जा दिया था 3 बिलियन, आपने बड़ी हमारे साथ ज्यादती की, आपने तो धोखा हमारे साथ कर लिया, हम इधर ले गए, आप उधर ले गए, आप तो बड़े फ्रॉडिये हैं। और भाई लिया कहां से है? मकरूज, दुनिया के सबसे बड़े मकरूज। आज अगर दुनिया इनसे अपना कर्जा वापस मांग ले, उसकी बड़ी रिपरकशंस होती हैं, उसकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मासवाई इसके कि चाइना, इनका जब इतना बड़ा इनमें आपस में वो तनाव है, तो चाइना क्यों नहीं अपना कर्जा वापस ले लेता? चाइना नहीं चाहता। वजह, चाइना चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनकी मार्केट रहे, उनसे लेता रहे, खरीदता रहे। उनसे क्यों खरीदता है? दुनिया में सबसे सस्ती चीजें चाइना से मिलती हैं। अपने लोगों को उन्होंने मुहैया कर दिया, क्योंकि अपने लोगों को इसकी आदत डाल दी हुई है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है आपने, उस मेंटेन रखने के लिए आपको सस्ती चीजें चाहिए। आप यूरोप से कहीं और से लेंगे आपको महंगी पड़ेंगी, कनाडा से लेने महंगी पड़ेंगी। तो चाइना भी चाहता है कि ये इस कर्जे के चंगल में फंसे रहें, हमारी चीजें इनकी जरूरत रहे, थोड़ा बहुत इनको कर्जा देना है तो देते रहें, ताकि हमारी जितनी फैक्ट्री और जितनी मैन पावर एम्प्लॉय हमने की हुई है वो सारी की सारी सस्टेन रहे। तो ये जरा देखिए, मतलब क्या क्या रौनकें हैं कि खुद इतने बड़े मकरूज और दुनिया को कर्जा बांटते फिर रहे हैं जी, दुनिया के पीछे पीछे। हाँ जी, हमने इजराइल को इतना दे दिया, हमने मिस्र को इतना दे दिया, हमने उसको इतना दे दिया। है किसका? आपको तो है ही नहीं। इस लिस्ट में पाकिस्तान का कितवां नंबर है जो सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले मुल्क हैं, बैरूनी कर्जा जिनका है? पाकिस्तान इज नंबर 52। हमसे ऊपर 51 मुल्क और हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारा तकरीबन 130-132 बिलियन डॉलर हमारा कर्जा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम 52nd नंबर पे हैं। इसमें कंसर्न की एक चीज है, उसको नोट कीजिएगा। हमसे कम मकरूज है श्रीलंका और बांग्लादेश। श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर गया था, हमसे कम मकरूज है। श्रीलंका के आपको इलेक्ट्रिक गुड्स अपनी मार्केट्स में मिलेंगे,
ऑरेंज के नाम से एक्सपोर्ट कर रहा है चीजें, मकरूज हमसे कम है, इकोनॉमी उसकी बैठ रही थी। बांग्लादेश हमसे कम मकरूज है। जो अभी इसके अलावा अभी आप जरा दूसरे रुख पे आ जाइए कि थ्रेट इनको किसके, एक तो अपनी किसी को अपनी बीमारी लगना ना, अपने इंडिविजुअल को समझे कि वो उसको खुद बीमारियां लग रही हैं। एक तो इनको बीमारियां लग रही हैं जो ये खुद इनकी अपनी हैं। दूसरा थ्रेट्स, इनको कौन कौन सी वो थ्रेट्स हैं जिनके लिए ये घबराए हुए भी हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि अभी क्या करें। दुनिया को मकरूज भी कर्जा भी हर साल देना है। जिन मुल्कों में अपनी आपने टांगे फैलाई हुई हैं, पांव बिखेरे हुए हैं, उनको कुछ देते रहेंगे, उधर खर्च करते रहेंगे। पूरी दुनिया में तो आपने बना लिए जाके हवाई अड्डे और बहरी आपने वो जहाज़ों के लिए सारा बंदोबस्त कर दिया पूरी दुनिया में। मलाका को आपने ब्लॉक करने का सारा बंदोबस्त किया हुआ है। पनामा वाली साइड के ऊपर आपका पूरा कब्जा है। इसकी कीमत भी है और कीमत है डॉलर्स में उसको सस्टेन करने की, जो हमारे इनके पास नहीं है। सो एक तो उनकी चीजों की सस्टेनेंस का इनको इशू हुआ हुआ है कि उनको कैसे सस्टेन करें। चौधराहट भी रखनी है, पगड़ी भी ऊंची रखनी है, लेकिन घर में पीछे कुछ नहीं। अगली जो एक और इफेक्ट जो देखे ना, इफेक्ट आते हैं, होता यह है जी कि जरा अंदाजा कीजिए, चंद माह पहले इनके एक बड़े जी शऊर और बड़े सेन सेनेटर समझे जाते हैं, नाम से क्या करना, वो इस वक्त उन्होंने बयान क्या दिया है चंद माह पहले। उन्होंने कहा है जी कि हमारे डॉलर के कमजोर हो जाने का सबसे बड़ा नुकसान हमें यह होगा कि हम इंटरनेशनल जो सैंक्शंस हैं वो दूसरे मुल्कों पे नहीं लगा सकेंगे। जरा अंदाजा कीजिए समझदारी का, ये एक सेन आदमी कह रहा है कि हमें दुनिया को जलील और ख्वार करने की जो ताकत है वो हमारी कम हो जाएगी। ये दुनिया को ख्वार करना ही था ना। इसका पहले शिकार मुअम्मर कज़ाफी हुए थे। मुअम्मर कज़ाफी ने यह तहैया किया था और उन्होंने कुछ 3-4 और अफ्रीकन मुल्कों को साथ मिला लिया था कि हम डॉलर से पीछा छुड़ाएंगे, हम अपनी करेंसीज में ये किया करेंगे। अंजाम क्या हुआ? सीए ने उसको कत्ल करा दिया, अनरेस्ट किया। यहां पे जी डेमोक्रेसी नहीं है, रो रहे हैं लोग, जाके देखिए। ये एक जरूरी एस्पेक्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता के कि किस तरह से लोगों को बदगुमान किया जाता है मुल्कों को। कहा ये तो बड़ा जालिम है, ये तो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। सिर्फ चंद जल्दी मैं सहूलतें बता देता हूं जी। सहूलत नंबर 1, पहली बात, लीबिया 0 कर्जा किसी मुल्क का देने वाला, नो IMF, नो वर्ल्ड बैंक। ये तो परेशानी है अमेरिका के लिए कि इन्होंने तो कर्जा ही नहीं लिया हुआ, इनकी गर्दन कैसे मरोड़ेंगे? ना ही उनको जरूरत है, वो देने वालों में से हैं। उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको तेल दे दिया सहरा के अंदर, वो देने वालों में से हैं। अपने लोगों का ये लिमिट मैं समझता हूं कि ये एक तरह का जो हम कहते रहते हैं ना, वो रियासत मदीना। जरा चंद चीजें सुन लीजिएगा। पहली बात, जो कोई जहां तक तालीम हासिल करना चाहता है मुल्क या मुल्क के बाहर, उसके तमाम तरह अखराजात हुकूमत लीबिया देगी। यह नहीं कि यहां पे भी यह पढ़ाई हो रही है तो तुम क्यों जा रहे हो बरतानिया, जहां पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कंप्लीट खर्चा। पूरे खानदान का 100% मेडिकल कवरेज हुकूमत की जिम्मेदारी। शादी करने के लिए फंड दिया जाता है और शादी के बाद रिहाइश उनको दे दी जाती है। उनको यह फिक्र नहीं कि शादी कैसे करें, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। अमूमन अगर कोई कर्जा लेता है तो एक उन्होंने अपना तरीकाकार बनाया हुआ था, एक मुद्दत के बाद उसको माफ कर देते। कहां होता है ये? किस मुल्क की इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है और अभी धक्के खाते फिर रहे हैं? और उसने गलती क्या की थी? गलती उस वक्त जो उसने की थी अभी वो मैग्नीफाई हो रही है। उसके ऊपर तो आपने सैंक्शन लगा ली, हमारे ऊपर भी आप लगाते रहे हैं। आपने और भी 3-4 मुल्कों के इसमें रगड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली
आपने जब अमेरिका पे हाथ डाला है ना, ये इसी तरह है, पहले अपने गांव के छोटे छोटे जिम्मेदारों पे, छोटे किसी पे हाथ डाला, उसको थप्पड़ मारा, उसको बिठा दिया, ये करो, मेरा ये काम कर दो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, काम चलता रहता है। साथ वाले गांव के बड़े चौधरी से फड्डा लिया इस चक्कर में कि तुम्हारे गांव से तो जो आते जाते हैं, हमारे गांव से रास्ता जाता है। उसने कहा रास्ता हम कहीं और से भी बना लेंगे, निपटते हैं तुमसे। पाबंदियां लगा दी। ये एक कहिए कि एक इनको बहुत बड़ा जो हिट आई है, जिसने आगे चल के जो बढ़ती चली जा रही है अभी, वो ये चीज है। रशिया ने क्या किया, नुकसान हुआ। ये डॉलर जितना इसमें, ये मैं एक अर्ज और करता जाऊं, ये डॉलर जितना आपस में लेन देन होती है ना, ये सारे को स्विफ्ट कहते हैं, SWIFT, स्विफ्ट। इस स्विफ्ट का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दुनिया में कहीं भी जो डॉलर की लेन देन होती है, उसका पूरा हिसाब किताब स्विफ्ट के पास मौजूद है। स्विफ्ट की फैसिलिटी विड्रॉ कर ली गई रशिया से। वहां से अपने जितने बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, इवन ये फास्ट फूड वाले, और उनको कहा निकलो इधर से, चलो। उन्होंने कहा निकलते रहो, जाते रहो। उन्होंने चाइना से युआन यानी चाइनीज करेंसी, और आपस में उन्होंने ये चीज करना शुरू कर दी। उनके पास बहुत बड़ी एक ताकत है तेल और गैस की, वो दुनिया को चाहिए। आज भी यूरोप उनसे ले रहा है। सैंक्शंस की क्या बात करते हैं आप, आज भी आप ले रहे हैं। इंडिया उनसे तेल लेता रहा, ये काफी सारा उन्होंने उनसे फ्यूल लिया है, क्रूड ऑयल। तो क्या वो सारी की सारी डॉलर में पेमेंट करते थे? उन्होंने अपना काम, उनको हिट मिली है, लेकिन उन्होंने अपना काम चला लिया है। इनको साथ वाले बड़े चौधरी के साथ पंगा लेना आदत पड़ी हुई थी, वो महंगा पड़ गया है। अभी उनके सेनेटर कहते हैं कि हम किसी और मुल्क पे सैंक्शन लगाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी इतनी सदाद नहीं रहेगी। जी हां, नहीं रहेगी। अगला बहुत बड़ा खतरा, एक जी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन पिछले 1-1.5-2 साल से वो अपनी फेम पकड़ रही है, वो है ब्रिक्स। बाय द वे, ब्रिक्स में जो मुमालिक हैं, उनमें से 3 एशिया के हैं, एक अफ्रीका का है, और एक साउथ अमेरिका का है। नन फ्रॉम यूरोप, नन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और आखिर में साउथ अफ्रीका। 5 में से 3 एशिया से, एक अफ्रीका से, एक साउथ अमेरिका से। इनकी पहले इतनी नहीं थी स्ट्रेंथ। अभी बहुत से मुल्क, स्पेशली फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, वो इनको ज्वाइन करना चाहते हैं। इतनी लाइन लगी हुई है, और इन्होंने आपस में ये तहैया कर लिया हुआ है, इन 5 मुल्कों ने ये तय कर लिया हुआ है कि हम एक कॉमन करेंसी बनाएंगे और उसमें हम अपना ट्रेड करेंगे। अगर इसको सिर्फ आप आबादी के लिहाज से देखें ना, तो जरा देख लीजिए, दुनिया की कुछ 60 से 70% आबादी ये ले गए। ये चीजें आबादी, कंजम्पशन और इस चीज पे होती है ना, कि आपके लोग होंगे, वो चीजें इस्तेमाल करेंगे, आपके वसाइल। जब चाइना और इंडिया मिल जाएं तो उनकी आबादी का क्या बना, और उसके साथ 3 और मुल्क भी मिल जाएं। रशिया की भी माकूल आबादी है, ब्राजील की अच्छी खासी आबादी है। 65 से 70% आबादी ने अपना एक नया निजाम, सिस्टम बना लिया, जो बेसिकली बहुत बड़ी थ्रेट है अभी डॉलर को, और मुल्क इसमें आना चाह रहे हैं। सेकंड थ्रेट इज फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका जाग रहा है, बल्कि जाग गया है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, क्या हुआ है वहां पे अजारादारी और कॉलोनियलिज्म खत्म होने को बराए नाम था उधर। ये फ्रांस ने उधर डेरे जमाए हुए थे। जरा देखिए कहां फ्रांस, और कितना था मुल्क फ्रांस, और जहां के हाथ कहां डाला हुआ है कि जो आपका वेस्ट अफ्रीका बनता है, जिसमें सेरालियोन भी आ जाता है, माले भी आता है, और नाइजर भी आता है, नाइजेरिया, घाना भी, उन जगहों पे अपना इसका इन्फ्लुएंस है। 2 मुल्कों ने अपनी सरकारी जुबान फ्रेंच जो थी उससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा यह नहीं होगी। ये जब जंग लग रही थी, ये नाइजर और ये जब सारा सिलसिला चल रहा था,
तो उन्होंने कहा अपना सफीर यहां से ले जाएं। इन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारा सफीर वहां रहेगा। उस अफ्रीकन मुल्क ने, छोटे से मुल्क ने उनका पानी, ग़िज़ा सब कुछ बंद कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ है, फौज भेजना चाह रहे थे फ्रांस वाले, किसी को सेनेटी आई, उन्होंने कहा ना, ऐसे ना करो। सफीर वापस गया है। होल्ड कम हो रहा है इन लोगों का। एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं डॉक्टर साहब, ही इज फ्रॉम कीनिया, और कई मतलब वो अच्छे कामों में हैं। उन्होंने कहा कि जरा देखिए हमारी बदकिस्मती कि कीनिया, उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि कीनिया और मेडागास्कर हम आपस में लेन देन करते हैं, तजारत करते हैं। किस करेंसी में? डॉलर में। उसने कहा यह मजाक नहीं तो और क्या है? क्या हम दोनों मुल्क अपनी अपनी करेंसी में नहीं कर सकते? क्या बात कह रहा हूं? बात यह कह रहा हूं कि अवेयरनेस, झटके लग चुके हैं, झटके लग रहे हैं, और अगले जो झटके हैं वो स्वेर हैं, ब्रिक्स वाला और साउथ अफ्रीका वाला। चाइना ने उधर अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीका में डाल दिया है। ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना बड़ा खराब मुल्क है, आपको दबाएगा, ये करेगा। उन्होंने एक जवाब दिया उनके किसी एक लीडर ने, उसने कहा कि वो जो भी करे ना, वो आके कब्जा नहीं करते, वो आके छावनियां नहीं ऐसे बना के बैठ जाते। आप तो पहले बाद में आते हैं, पहले अपनी छावनियां बना देते हैं। चलिए जी, इस दफा की यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की तकारीर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें खोलें और पढ़िएगा कि अफ्रीकन हेड्स ऑफ द स्टेट्स ने क्या कहा है। 70% ने इस चीज का इजहार किया कि आपने हमें लूटा, आपने हमें मुफ्त लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया, आप अभी भी हमारे वसाइल पे चल रहे हैं। फ्रांस की मैक्सिमम जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं। उन्होंने एटॉमिक, आपका ये कि उनके पावर स्टेशन, पावर प्लांट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी। बेस मटेरियल अपने पास नहीं है, बेस्ड मटेरियल अफ्रीका से आ रहा है। जरा अजारादारी देखिए। कंडीशन यह है कि वो मुल्क, वो अफ्रीकन मुल्क किसी और को यूरेनियम नहीं बेच सकता जब तक कि, यानी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल फ्रांस का है। वल्लाह आलम, जो मैंने पढ़ा देखा है, वो कौड़ियों के दामों ले रहे हैं। वही यूरेनियम ओपन मार्केट वो में बेचें तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह के उनको 100 रुपए की जो बिकेगी, ये 2 या 2.5 रुपए में खरीद रहे हैं और दबाया हुआ है। वो निकल रहे हैं सारे जंगल से। तो बात हो रही थी, जरा तकरीरें सुनिएगा। उन्होंने कहा आपने हमारे साथ किया क्या? उन्होंने कहा हमारा आपके बगैर गुजारा है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारा कोयला हमारे पास है, सोना हमारे पास है, तांबा हमारे पास है, यूरेनियम हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है? आपके पास कुछ नहीं। इसलिए आए मिलकर बेहतरी के लिए काम करें। एक बड़ी टर्म यूज हो रही है, ग्लोबल साउथ। ये बड़ी उन्होंने बात की है, ये इस दफा ये कम से कम कोई 2 दर्जन से ज्यादा दफा ये लफ्ज उनके लीडर्स ने यूज किया है, ग्लोबल साउथ। उन्होंने कहा जरा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का आपस में मुकाबला कर लीजिए, हम एक ग्लोबल हैं, फर्क कितना है? ग्लोबल साउथ इज नोवेयर। और बात भी दुरुस्त है, जरा लाइन ड्रॉ करें ना। साउथ में क्या आया? सारा अफ्रीका आ गया और सारा साउथ अमेरिका आ गया। कमजोर मुल्क ऊपर आ जाएं तो पूरे का पूरा यूरोप, पूरे का पूरा अमेरिका। वो बड़ी इस चीज की उनकी गरज है। उन्होंने कहा साउथ जो ग्लोबल नॉर्थ है वो हमारे साथ ज्यादती करता रहा है, कर रहा है, नो मोर। ये सब चीजों को अभी इकट्ठा कर लीजिए कि तबई उम्र पूरी होने को है। इन्होंने खुद 1971 में एक अपने आप को शौक दिया, बहुत बड़ी गलती की कि इसका लिंक सोने से हटा दिया। आप बड़ों से पूछिएगा, पहले इसी तरह होता था कि सोने के बराबर थी, हर मुल्क को यह जरूरत थी। उसके बाद सैंक्शन दुनिया पे लगाते रहे, चलती रही, कर्जे बेअंदाज। पिछले 10 साल में जो कर्जे लिए हैं वो पिछले 80 साल से ज्यादा हैं।
मकरूज होना एक बहुत बड़ी एक इंडिकेटर है। हम नहीं कहते इतना मकरूज, हमारा जो बच्चा पैदा होता है वो इतने उसने डॉलर देने होते हैं। उन्होंने भी अपना हिसाब किया है कि कितने मिलियन डॉलर का मकरूज होता है। 34 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज मुल्क, नंबर 2 मुल्क जो है वो उनसे 400% पीछे है। टोटल 9.9 बिलियन डॉलर्स का वो मकरूज है बरतानिया। ये चीजें हो गई। उसके बाद उन्होंने रशिया से पंगा ले लिया। पहले लेते रहे हैं छोटों छोटों से, उनको निकाल दिया इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड में से, स्विफ्ट उनके ऊपर बंद कर दी। चाइना से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो दुनिया को, उनके पास है चीज, उनके पास रॉ मटेरियल है, वो दुनिया को बेच रहे हैं जिस करेंसी में मर्जी बेचें। वो चाहें तो उनको कहें डॉलर लेके आओ। फिल वक्त ज्यादा वो जो डीलिंग कर रहे हैं वो चाइनीज युआन में कर रहे हैं। ये तो जी यहां पे ये चीज एक तरह की हो गई कि ये जिसको कहनी है ना कि ये अनहोनी ने होना है। अभी चंद एक इसके साथ लिंक्ड और सवाल हैं कि कब तक ये हो जाएगा, कब तक इस डॉलर का खात्मा हो जाएगा। पिछली बातों से किसी हद तक तो हमें यकीन आ गया कि ये डगमगा तो गया है। आईसीयू में नहीं गया लेकिन लंगड़ाना शुरू कर दिया है, सोटी पकड़ के चलता है, भागना शागना खत्म हो गया। अभी ये मैं आईसीयू में कब तक पहुंचेगा। ऐसी चीजों का जो टाइम फ्रेम होता है ना वो डिकेड्स में होता है, यानी दहाई, 10 साल, हाफ ए डिकेड, डिकेड, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स। ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में रिपीट कर रहा हूं कि 65 to 70% आबादी तो उनके साथ ब्रिक्स के अंदर जा चुकी है। इनके पास पीछे है क्या, मार्केट क्या बची, और बाकी 10-15% भागम भाग आने के लिए तैयार है। तो ये होना है, टाइम लगेगा। अभी इसकी प्रेडिक्शन मेरे जैसा मैं कहूंगा इकोनॉमी को बस पूरा पूरा समझने वाला वो इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ये फॉर श्योर है कि ये होगा जो चीजें बात हमने की है, और देर बहुत ज्यादा भी नहीं लगेगी। अगर मैं दहाइयों की बात कर रहा हूं ना तो 1, 1.5, 2 दहाई, 1, 1.5, 2 दहाई मेरे अपने नजर में। अभी जो चीजें इसमें और हाइल हो रही हैं, एक बहुत बड़ी चीज जो हाइल हो रही है वो ये है कि डॉलर को खत्म करके फिर इंटरनेशनल करेंसी कौन सी आएगी, रिप्लेस इसको क्या करेगा, इसके ऊपर गौर हो रहा है। यूरो वाले चाहते हैं कि कहीं उनका दाव लग जाए। रशिया और चाइना वो चाहते हैं कि ये चाइना की करेंसी आए। जापान चाह रहा है कि उनकी करेंसी को एक्सेप्ट किया जाए। सबसे ज्यादा कर्जा तो अमेरिका को उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि 5 मुल्क हैं। बरतानिया चाह रहा है कि वापस पाउंड स्टर्लिंग आए, जिधर से गए थे उधर वापस आओ, अभी हम संभाल लेंगे। इसके साथ साथ आईएमएफ एक अल्टरनेट करेंसी के ऊपर काम कर रहा है। तो ये मैं अपने जो समझ बूझ के मुताबिक जो अर्ज कर रहा हूं, भी ये बिट्स एंड पीसेस में हो, जिसका आगाज हो चुका है। बहुत बड़ी तजारत है रशिया और चाइना के दरमियान, खत्म डॉलर में हो गया, कम हो गई ना। 2 बड़े मुल्कों ने आपस में अपनी कर लिया खत्म। ब्रिक्स में करने जा रहे हैं। ब्रिक्स भी अगर आ गई तो आप कहिए इनकी मौत करीब है, फिर सिसक के ये चलेंगे। खत्म होना है इसने, कुदरत का निजाम है। पांव पे इन्होंने कुल्हाड़ियां दबा दबा के मारी भी हैं, जिनका मैं अर्ज कर चुका हूं। और 1 दहाई लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, डिपेंड्स अपॉन ब्रिक्स किस तरह से आगे प्रोग्रेस करता है। और बहुत बड़ा इसमें स्टेक होल्डर अफ्रीका है। अफ्रीका कैसे अपने आपस में तजारत उन्होंने कर दिया है इसके ऊपर। यूनाइटेड अफ्रीका के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है उनके यहां कि क्यों बाउंड्रीज। एग्जाम्पल वो पता क्या देते हैं, वो कहते हैं यूरोप ने क्या किया है, शेंजन बना लिया, यूरोप बना लिया उन्होंने। ये आपस में यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, उनका हम क्यों नहीं बना सकते। कीनिया के सदर ने कहा है, उसने तकरीर की है, रिकॉर्ड पे है। उसने कहा आई एम गोइंग टू ओपन माई बॉर्डर्स फॉर माई ब्रदर कंट्रीज। ये क्या मजाक है। कोई इधर कोई टेररिस्ट या कोई नहीं रहते। हम अपने जो चेक्स एंड बैलेंस हैं वो कुछ रखेंगे, लेकिन इतने लंबे प्रोसीजर नहीं हुआ करते।
एग्जाम्पल वो देते हैं यूरोपियन यूनियन की। हकीकत है, सही कह रहे हैं, डायरेक्शन उनकी बदल चुकी है। तो मैं कह रहा था उनके ऊपर भी ये दारोमदार है, जो कि लगता है होगा कुछ। तो ध्यान रखना, अगर डॉलर पड़े हुए हैं तो जरा सोच समझ के उनका आगे उनको बढ़ाइएगा, जरा गौर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जो करीब हैं उन लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।